नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। आईसीएमआर के अध्ययन में स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी पाया गया है। देश में कोविड के 2,95,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,67,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फार्मा सेक्टर कोविड-19 वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है। असम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें 18 से 45 वर्ष आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 30 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया। भारत और ब्रिटेन के बीच एयर इंडिया की सभी उड़ानें 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। सिविल सेवा दिवस आज मनाया जा रहा है। रामनवमी आज देश भर में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स 11 का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वदेश निर्मित कोरोना का टीका कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावी है। भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन SARS-CoV-2 के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने बताया है कि कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है। भारत अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि बीते एक दिन में लगभग 30 लाख टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि देश में 24 घंटे के भीतर 2,95,000 से अधिक कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो अब तक एक ही दिन में दर्ज किए गए नए मामलों की अधिकतम संख्या है। इन्हें मिलाकर अब तक 1 करोड़ 56 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड से 2,023 मामलों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर मृतकों की संख्या 1,82,000 से अधिक हो गई है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर गिरकर 85% रह गई है। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में कोविड संक्रमण से 1,67,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 1 करोड़ 32 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के 76% नए रोगी 10 राज्यों में हैं। ये हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 62,097 नए रोगियों का पता चला। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, जहां 29,574 संक्रमित व्यक्ति सामने आए। देश में फिलहाल 21,57,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें से 60% रोगी 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल में हैं। इस महामारी से 82% मौतें 10 राज्यों में हुई हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 519 व्यक्तियों की मृत्यु महाराष्ट्र में और 277 की मृत्यु दिल्ली में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फार्मा सेक्टर कोविड-19 वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है। कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने 2 टीकों से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र वैक्सीन और दवाओं के निर्माण में पूरी तरह से लगा हुआ है। जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है।
इसे अभी और तेज किया जा रहा है। मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में देशवासियों के लिए टीके विकसित किए हैं और हमारे टीके भारत की कोल्ड चेन प्रणाली के अनुकूल हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं रहें। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है, उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं से समितियों का गठन करने और अपने अपने क्षेत्रों में कोविड प्रशासनिक उपायों में मदद देने का आह्वान किया, ताकि कंटेनमेंट या लॉकडाउन की कोई आवश्यकता न पड़े। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। HLL लाइफ केयर लिमिटेड करीब 50,000 मीट्रिक टन आयातित मेडिकल ऑक्सीजन खरीदेगी, जिसका वितरण देश में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद बनाने वाली ये कंपनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कंपनी ने इस महीने की 16 तारीख को वैश्विक टेंडर जारी किया था, जिसमें यथाशीघ्र मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग की गई है। इसके अंतर्गत अगले हफ्ते बुधवार तक बोली लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु में विभिन्न इकाइयों में उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम राशि के तौर पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान करने की सोमवार को स्वीकृति दी थी। इन कंपनियों में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है। ये कदम 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू होने से पहले उठाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति खुराक के लिए 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये देने होंगे। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में दी गई छूट के मद्देनजर कीमतों के बारे में ये घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का 50% केंद्र को और 50% राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि नए निर्देश से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और राज्यों, निजी अस्पतालों तथा टीकाकरण केंद्रों को ये आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीका लगाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार 45 वर्ष आयु के ऊपर के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान असम आरोग्य निधि के अंतर्गत इकट्ठी की गई धनराशि टीका खरीदने के उपयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कल 1 करोड़ टीके खरीदने का आदेश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में पिछले 24 घंटों के दौरान 1651 संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है, जबकि 3 लोग इस महामारी का शिकार हुए। इस दौरान कामरूप मेट्रो जिले में सबसे अधिक 742 लोग संक्रमित हुए हैं। असम सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ जिलों के लिए कल नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी बाजार, दुकानों, सुपरमार्केट और साप्ताहिक बाजार शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में एक दिन में केवल 50% छात्र को व्यक्तिगत रूप से भाग लेने को कहा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। इस आदेश के अनुसार विवाह सहित निजी कार्यों में मेहमानों की संख्या 100 तक सीमित कर दी गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने कहा कि असम की स्थिति अभी तक अति चिंताजनक नहीं है, लेकिन सभी से अपील की गई है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच प्रदेश में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोविड टीके की 4 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोविड टीका लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले से बेहतर कोविड प्रबंधन में और कोरोना संक्रमण को हराने में मदद मिलेगी। दिल्ली में कल कोरोना से सबसे अधिक लोग संक्रमित पाए गए। पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमितों की संख्या 9 लाख से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 19,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और अब तक 26 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में उपचार करा रहे कोविड रोगियों की संख्या 6,84,000 हो गई है। महामारी के फैलाव की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार कड़ा लॉकडाउन लगाने, वैक्सीन आयात करने, जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने समेत अनेक उपायों पर विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 15,625 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 5,74,299 हो गई है। कल इस संक्रमण से 181 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान में 1,25,688 मरीजों का घर पर या विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन की अवधि तक सामान्य कामकाज को स्थगित रखने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। इस बीच राज्य शासन ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किराना दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए। किराना दुकानदार फोन पर ऑर्डर प्राप्त कर लोगों को सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलकर सीधे ग्राहक को सामान बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 6,542 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान कोविड और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 20 और लोगों ने दम तोड़ दिया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक कुल 1,876 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है।
एक तरफ कल शाम से पूरे राज्य में रात की कर्फ्यू लागू हुआ है। राज्य के 33 जिलों में से अधिकांश जिलों ने पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा कोविड केसेस दर्ज किया है। कोविड फैलने से रोकने के लिए अमल में लाए हुए कर्फ्यू की वजह से कार्यालय और दुकानों को जल्दी बंद करने और लोगों को जागरूकता देने में पुलिस ने कल रात काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस बीच सिनेमा प्रदर्शन पर राज्य सरकार ने लागू किया प्रतिबंधों के लेकर सिनेमा ओनर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि सारे प्रदर्शनों को रोकने के लिए। आकाशवाणी समाचार के लिए हैदराबाद से लक्ष्मी। राज्य में अब तक 3,19,537 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय तेलंगाना में 46,000 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 12,727 लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं और 77 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,33,704 हो गई है। अब यहां कोरोना के सक्रिय प्रकरण बढ़कर 78,271 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों में इंदौर में 1,753, भोपाल में 1,694, जबलपुर में 874 और ग्वालियर में 1,061 मरीज मिले हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के प्रकरण सामने आए हैं। राज्य में अब तक 3,50,720 कोरोना मरीज इस बीमारी को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 8,937 मरीज बीते 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए कर्फ्यू की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोरोना से संबंधित कोर समूह की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनता कर्फ्यू का प्रभावी कार्यान्वयन प्रत्येक शहर, प्रत्येक गली और गांव के लिए आवश्यक है। पुडुचेरी में कोविड संक्रमण के हाल में बढ़ते मामले को देखते हुए शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक पूर्णबंदी लागू करने का निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल डॉक्टर टी सुंदरराजन की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसै सौंदरराजन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। राजनिवास की विज्ञप्ति के अनुसार 30 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि दुकानें दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। होटल और रेस्टोरेंट्स दोपहर 2 बजे के बाद खाने की सामग्री बेचने की अनुमति होगी। कोरोना कर्फ्यू, जिसे रात्रि कर्फ्यू कहा जाता है, कल रात 10 बजे शुरू हुआ और आज सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पुडुचेरी में चंद्रमोहन। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन लागू करने की आवश्यकता नहीं है। कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 20 शहरों में रात्रि कर्फ्यू जारी है और सभी शैक्षणिक संस्थान, मॉल, थिएटर, जिम, पार्क बंद हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज कोविड का पहला टीका लगवाया और बड़ी संख्या में लोगों से टीका लगवाने की अपील की। गुजरात उच्च न्यायालय ने EMRI 108 एम्बुलेंस सेवा को गंभीर मरीजों को तुरंत सेवा देने के लिए कहा है। कल कोविड-19 के ऊपर एक शोमोटो याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायाधीश भार्गव कारिया की बेंच ने यह निर्देश दिए। उन्होंने 108 एम्बुलेंस द्वारा मरीज को अटेंड करने की नई केंद्रीय पद्धति की जांच करने के लिए राज्य सरकार को कहा है। बेंच ने कहा कि अगर मरीज की गंभीरता को ध्यान में नहीं लिया जाता है तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। न्यायाधीशों ने कहा कि अगर कोई मरीज की स्थिति ज्यादा नाजुक है तो उन्हें पहले सेवा दी जानी चाहिए। इस बीच अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन आहना ने अहमदाबाद नगर निगम को कोविड मरीजों के लिए आवश्यक दवाई और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मांग की है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा निरस्त कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये परीक्षा अगले महीने के पहले सप्ताह में होनी थी। ओडिशा राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस बीच ओडिशा में राजधानी भुवनेश्वर और कटक में सभी धार्मिक स्थल आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आईसीएमआर के अध्ययन में स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी पाया गया है। देश में कोविड के 2,95,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 1,67,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फार्मा सेक्टर कोविड-19 वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है। असम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 30 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया। भारत और ब्रिटेन के बीच एयर इंडिया की सभी उड़ानें 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। सिविल सेवा दिवस आज मनाया जा रहा है। रामनवमी आज देश भर में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। एयर इंडिया ने कहा है कि ब्रिटेन द्वारा घोषित प्रतिबंधों को देखते हुए भारत और ब्रिटेन के बीच सभी उड़ानें शनिवार से लेकर इस महीने के अंत तक रद्द रहेंगी। कंपनी के अनुसार उड़ानों के कार्यक्रम में फेरबदल, रिफंड्स और छूट संबंधी जानकारी उचित समय पर यात्रियों को भेज दी जाएगी। परंतु एयर इंडिया ने कहा है कि वो इस प्रतिबंध की अवधि में दिल्ली और मुंबई से ब्रिटेन के लिए सप्ताह में 1 उड़ान संचालित करने की दिशा में काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में कल छठे चरण का मतदान होगा। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 180 सीटों पर मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। इस चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 10,897 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान कल सवेरे 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 12 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 23 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आज सिविल सेवा दिवस है। जनसेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर वर्ष ये दिवस मनाती हैं। ये दिन बदलते समय की चुनौतियों से निपटने और भविष्य की रणनीति तय करने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारा अधिकारी तंत्र काफी मजबूत है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा के अधिकारियों ने लोक सेवा के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से उत्कृष्टता बढ़ाई है। श्री एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि 1947 में आज ही के दिन सरदार पटेल ने लोक सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी। उपराष्ट्रपति ने ऐसे अनेक लोक सेवकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जिन्होंने देश में सुशासन पर अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिविल सेवा अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए नागरिकों की सेवा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और निरंतर कठिन परिश्रम करने वाले लोक सेवकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान लोक सेवकों ने पूर्ण समर्पण से प्रशंसनीय कार्य किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। रामनवमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि इस पर्व से न्याय और मानवीय गरिमा के लिए सतत प्रयास करते रहने के हमारे संकल्प को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से संबल मिलता है। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने अपने संदेश में कहा कि रामनवमी का पर्व हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श जीवन का स्मरण कराता है तथा उनके द्वारा दिखाए गए अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद रखना होगा।
और अब खेल जगत की खबरें प्रियंका अरोड़ा से। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होने हैं। पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगा। ये मैच दिन के 3:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। मुंबई में दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। क्रिकेट जगत की एक अन्य खबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। ये चैंपियनशिप 18 से 22 जून को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में होनी है। उधर एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का रुख करें तो भारतीय भारोत्तोलक अचिंता शेवली कल शाम 73 किलो भार वर्ग के ग्रुप बी स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता अचिंता ने स्नैच में 139 किलो तथा क्लीन और जर्क में 170 किलो सहित कुल 309 किलोग्राम वजन उठाया। सायरम केज अकमोल्डा 310 किलो वजन उठाकर पहले स्थान पर रहे। भारत इस चैंपियनशिप में 2 पदक जीत चुका है। पिछले सप्ताह मीरूभाई चानू ने कांस्य तथा झिली दालबेड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। आकाशवाणी समाचार स्पोर्ट्स डेस्क। अरुणाचल प्रदेश में अगले वर्ष मार्च तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 65,000 नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश ने आज अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुति की और 2023 तक हर घर जल का लक्ष्य हासिल करने का अपना संकल्प दोहराया। प्रसिद्ध बंगाली कवि शंख घोष का आज सुबह कोलकाता में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। हाल ही में वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। शंख घोष को ज्ञानपीठ, रविन्द्र पुरस्कार और साहित्य अकादमी सहित कई साहित्य पुरस्कार मिले और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला कवि और साहित्यकार शंख घोष के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री शंख घोष की साहित्यिक रचनाओं की व्यापक प्रशंसा की जाती है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अपनी भारत यात्रा स्थगित कर दी है। श्री सुगा इस महीने के अंत में भारत आने वाले थे। दोनों देशों ने इस सप्ताह के अंत में टोक्यो में होने वाली अपनी विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता को स्थगित करने का फैसला किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु परिवर्तन के बारे में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिका में नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। बाइडेन ने कल से होने वाले 2 दिन के इस वर्चुअल सम्मेलन में विश्व के कई नेताओं को आमंत्रित किया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। तापमान 18 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कोलकाता में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना की गई है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आईसीएमआर के अध्ययन में स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी पाया गया है। देश में कोविड के 2,95,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,67,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फार्मा सेक्टर कोविड-19 वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है। असम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 30 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया। भारत और ब्रिटेन के बीच एयर इंडिया की सभी उड़ानें 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। सिविल सेवा दिवस आज मनाया जा रहा है। रामनवमी आज देश भर में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और कोलकाता नाइट राइडर का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।